नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन अर्थात मृत्युकालीन घोषणा, जो कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया हुआ है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हो, मेंस में आया हो, इंटरव्यू में आया हो। हर प्रकार के क्वेश्चन को के ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लाइड पर चलते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन या मृतकालीन घोषणा को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रश्न को लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टेट अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन एंड इट्स एविडेंशियरी वैल्यू इन द लॉ ऑफ एविडेंस, यानी कि मृतकालीन घोषणा क्या होती है और इसका साक्ष्यिक मूल्य क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। डाइंग डिक्लेरेशन को समझने से पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट में इस सेक्शन के ग्रुप पे जाते हैं, और ग्रुप की जो वर्डिंग है वो ये है कि स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, यानी उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है। इसमें सिर्फ दो ही सेक्शन है, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। ठीक है, सेक्शन 32 में कुल 8 पॉइंट्स है, जहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टेटमेंट दे दिया हो, चाहे रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ हो, पहला, सेकेंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तीसरा इंटरेस्ट ऑफ मेकर हो, चौथा ओपिनियन एज पब्लिक राइट और कस्टम है, पांचवा एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप्स है या रिलेटेड टू विल और डीड है, छठा पॉइंट है फैमिली अफेयर्स है, सातवां पॉइंट है रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस मेंशन सेक्शन 13 क्लॉज ए में है, और लास्ट 8वां पॉइंट है या स्टेटमेंट मेड बाय सिविल पर्सन एक्सप्रेसिंग फीलिंग रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। यानी कि कुल 8 ग्राउंड है जहां पर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उसका देहांत हो गया या वो पाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉन जुडिशियल एक्टिविटी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दी गई है किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट या पुलिस या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई है, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन जुडिशियल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को इस्तेमाल अगर करना चाहें तो सेक्शन 33 में इस्तेमाल होता है, जो कि जुडिशियल एक्टिविटी है, और ये सारे स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में इस्तेमाल हो सकता है अगर विवाद सेम पार्टी में हो या किसी ट्रुथ ऑफ फैक्ट, किसी साक्ष्य की सुसंगति तय करने के लिए या किसी फैक्ट या तथ्य की सत्यता जानने के लिए हमें आवश्यकता पड़ता है, तो हम सेक्शन 32 में दिए गए स्टेटमेंट को 33 में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए सेक्शन 32 के सारे स्टेटमेंट को कहा गया है नॉन जुडिशियल एक्टिविटी, और जब इस्तेमाल होता है वेल वेरीफाइड करने के बाद विद कोऑपरेटिंग विद इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, तो यही स्टेटमेंट जुडिशियल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाता है, और इसे कहते हैं सेक्शन 33 फॉर यूटिलाइजिंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। आगे देखें तो अगर जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, चाहे वो कॉज ऑफ डेथ हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, या इंटरेस्ट मेकर हो, या रिलेशनशिप्स को, फैमिली अफेयर्स हो, या कोई भी मैटर पे अगर जैसे 8 ग्राउंड दिए हुए 32 में, तो मुझे किसी भी ग्राउंड पे स्टेटमेंट देने के बाद सपोज करिए कि वो अलाइव रहता है, उसका देहांत नहीं होता है, तो वो स्टेटमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा, इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, बट इट मे बी यूटिलाइज्ड फॉर कोऑपरेशन अंडर सेक्शन 157 में। 157 में संपोषक करने के लिए वो स्टेटमेंट इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि जिस पर्पस से स्टेटमेंट दिया गया था, तो वो 32(1) में या 32(1) से लेकर 8 में इस्तेमाल भली ना हो, 33 में भली इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो उसको कोऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, या तो 145 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत उसे कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि कोई सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट होता है तो उससे हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट 32 में दिया गया है वो अगर मेकर का डेथ हो जाता है तो 157 कोऑपरेशन में और 145 में कॉन्ट्रडिक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल ये है कि जो भी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 1 से लेकर 8 तक किसी भी ग्राउंड में अगर दिया जाता है, तो वो स्टेटमेंट किस प्रकार और कैसे लिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ ऑथर ने अपने राय दिया हुआ है, और पास्ट प्रीवियस जजमेंट जो
ट्रायल कोर्ट में एग्जिस्ट की है, उसके आधार पर जजमेंट आया है, उसके आधार पर ये सामने आपके समक्ष ये वर्डिंग लिखी हुई है कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा। तो याद रखिएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन हो या कोई भी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 के 1 से लेकर 8 के ग्राउंड में जो दी जाती है वो या तो रिटन हो, लिखित रूप से हो अगर पॉसिबल है तो, या वर्बल हो। वर्बल मतलब या साइन और गेस्चर्स, किसी इंडिकेशन के माध्यम से भी वो डिक्लेरेशन हो सकता है। याद रखिएगा कि ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है चाहे वो रिटन हो या ओरल, दोनों ही प्रकार के स्टेटमेंट एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य को इंडिकेट करता हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता हो जिसका देहांत हो चुका है या जिसको ढूंढना मुश्किल है, या ऐसा है कि जिसकी उपस्थिति को करने में, जिसके प्रेजेंस को लाने में बहुत दिक्कत है, बहुत अननेसेसरी डिले हो सकता है या अनरीजनेबल एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। और ये न्यायालय को लगता हो कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है चाहे ओरल या रिटन, वो अनरीजनेबल नहीं है, ठीक है, गैर तर्कपूर्ण नहीं है और इट रिलेट्स टू द रेलेवेंट फैक्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल है तो उसे कोर्ट हर कीमत पे एक्सेप्ट करेगी, ठीक। अच्छा, लास्ट है कि सच स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो किया गया है अंडर सेक्शन 32 में, ये कोई शपथ पे नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा और उसके बावजूद ये रिलेवेंट सुसंगत होता है, ठीक है। ये बात अलग है कि उसको एडमिशन किया जाए या न किया जाए, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट नॉन जुडिशरी है, जैसा मैं आपको पहले बताया, तो इसलिए ये ओथ पे या शपथ पे नहीं लिया जाता है और सबसे बड़ी बात, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। बस इसका तथ्य और ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है और रीजनेबल होना चाहिए जिस व्यक्ति ने किया है और करने के बाद वो दुनिया से चला गया है, ठीक। अब देखते हैं जो क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने है। अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन इसी को कहते हैं, जिसको हिंदी में मृतकालीन घोषणा भी कहते हैं, और ये एक ऐसे मृत्यु का कारण को बताता है, इंडिकेट करता है जिससे इंसान की डेथ हो गई, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, या ऐसा कोई कारण या परिस्थिति को जिक्र करता है या ऐसा ट्रांजैक्शन को जिक्र करता है जिसके परिणामवश उसका देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें वो अपने कारण, अपने मृत्यु का कारण या ऐसी परिस्थिति या ऐसे ट्रांजैक्शन को इंडिकेट करता है जिससे उसका डेथ का वजह बनती है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इसको एक मैक्सिम से भी समझा जा सकता है, नेमो मेरिटोरियस प्रिजुमिटर मेंटायर। इसका मतलब ये है नो वन विल मीट टू हिज मेकर विथ लाई इन हिज माउथ। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ऐसे वक्त में ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने ईश्वर से मिलने जाता है तो अपने मुंह में झूठ लेकर के नहीं जाएगा, यानी कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता है। और इससे को आधार बनाते हुए ये डाइंग डिक्लेरेशन को क्रिएट किया गया है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, आवश्यक तथ्य है जिसे होना जरूरी है किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को सही साबित होने के लिए। पहला है कि सच स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन मस्ट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ हिज डेथ एज इट वुड नॉट बी रेलिवेंट। यानी पहला पॉइंट ये है कि जो भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किया गया है दैट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज और हर डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु से संबंधित कारण का जिक्र होना जरूरी है। ये एम्परर वर्सेस मोहम्मद शेख 1942 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है सच स्टेटमेंट कैन बी मेड बाय वर्बल ऑफ साइन गेस्चर और बाय अदर मीन्स। यानी एक मुकदमा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885, ठीक है। इसमें यह हेल्ड किया गया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कोई जरूरी नहीं है कि लिखित हो, वो साइन और गेस्चर यानी कि
सिर्फ इशारों से अगर किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, यानी डेथ के कारण को इंडिकेट कर रहा है, तो वो भी डिक्लेरेशन माना जाएगा। इसमें हुआ क्या था कि एक महिला जो अब्दुल्ला की पत्नी थी, उसका अब्दुल्ला ने हत्या कर दी थी। कैसे? रेजर, जैसे दाढ़ी बनाई जाती है ना, उससे जो है अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया था। अब प्रॉब्लम ये था कि गला की नब्ज कट जाने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, और उसने इशारों में बताया कि अब्दुल्ला ने कैसे उसकी हत्या की है। यानी कि इन इशारों को इंडिकेट किया गया, उसे एब्जॉर्ब किया गया, और ये माना गया कि इवन साइन और गेस्चर कैन बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक। तीसरा है सच स्टेटमेंट कैन बी गिवन इन रिटन फॉर्म। ठीक है, ऑरल तो है, ये रिटन फॉर्म में दिया जा सकता है। एंड सच स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन हिज डेथ। चौथा पॉइंट है कि ऐसा स्टेटमेंट जो है वो ऐसे परिस्थिति की तरफ इंगित करना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसका परिणाम जो है डेथ का डेथ से होता हो। जैसे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में 1939 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया गया कि पाकला नारायण स्वामी ने मृतक से उधार लिया हुआ था, और एक दिन पाकला नारायण स्वामी की पत्नी ने मृतक को लिखा कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, तुम आकर के यहाँ से ले जाओ। ठीक। और ये बात मृतक ने अपनी पत्नी को बताया कि पाकला की वाइफ ने उसे बुलाया है पैसे लेने के लिए, जो उसने उधार में पहले दिया था उसको। ठीक। 2 दिन बाद मृतक का छत विक्षत लाश एक ट्रंक में यानी बॉक्स में पाया गया, और यह भी बाद में साबित हुआ कि वो बॉक्स किसी और ने नहीं, पाकला नारायण स्वामी ने ही खरीदा था। यानी कि ये सारा ट्रांजैक्शन मृतक पत्नी को बताना और मृतक को ये बताना कि पाकला की वाइफ ने चिट्ठी लिखा है कि वो आकर के अपना उधार का पैसा ले जाए, उसका जाना, फिर ट्रंक में छत विक्षत लाश मिलना, ये सारा ट्रांजैक्शन बताता है कि इट अमाउंट्स टू द डेथ, कॉज ऑफ डेथ। तो ये बात हेल्ड कर दी गई कि सारे ट्रांजैक्शन जो परिस्थिति को इंडिकेट कर रही है ऐसी जगह पे ले जाने का जहाँ पर किसी मृतक का डेथ कायद की गई है, तो ये भी सारे डाइंग डिक्लेरेशन में माने जाएंगे। डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए 3 सिद्धांत जो आपके समक्ष है का पालन किया जाता है। पहला ये कि ये हेयरसे एविडेंस है, एक अफवाह है। ठीक है। दूसरा, ये रूल ऑफ नेसेसिटी में आता है, आवश्यकता के नियम के अंतर्गत आता है। और तीसरा है सच्चाई के नियम के अंतर्गत इसको एडमिसिबल बनाया जाता है। ठीक। अब देखिए आवश्यकता का नियम क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऐसे व्यक्ति ने किया है जो दुनिया में है नहीं। ठीक है, जिस तक पहुंचना लगभग असंभव है। तीसरी बात है कि वो ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसको कोर्ट में ला करके उसका साक्ष्य लेना, या ऐसा व्यक्ति है जिसे हम कोर्ट में ला करके उसके साक्ष्य को नहीं ले सकते, यानी स्टेटमेंट मेड अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। और चौथा है जिसकी अटेंडेंस यानी जिसका प्रेजेंस कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू अनरिलायबल डिले और एक्सपेंसेस, बेवजह का खर्च और डिले होगा उसको लाने में। ठीक। ये आवश्यकता के नियम के अंतर्गत हमें इसे एडमिसिबल बनाना पड़ता है। तीसरा है जो नेक्स्ट है वो है जनरल रूल। समानता नियम ये है कि कोर्ट में हमेशा जो सबसे बढ़िया साक्ष्य होता है उसे ही दिया जाता है। ठीक है। और एक आधार ही है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि जो बेस्ट एविडेंस होगा, बेस्ट एंड डायरेक्ट एविडेंस होगा, उसे ही एडमिट किया जाता है। ठीक। और इसीलिए हेयर से कोई अफवाह या सेकंड एविडेंस को कोर्ट में या न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जो है इस जनरल रूल सामान्य नियम का अपवाद है। और अपवाद क्यों है? क्यों? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन नेसेसिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथफुलनेस की वजह से हमें डाइंग डिक्लेरेशन को भले ही हेयर से एविडेंस होने के बावजूद हमें जनरल रूल के अपवाद के तौर पर उसे एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो है जो भुक्तभोगी है उसको हम सही न्याय दे सकें,
इसलिए ये प्रावधान को बनाया गया है। जनरल प्रपोजिशन फॉर एक्सेप्टिंग डीडी, यानी कि समान अवधारणा डायन डिक्लेरेशन को स्वीकार करने का ये है कि इसे हम ऐसा सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके आधार पे हम किसी अपराधी को सीधे कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये माना जाए कि ये जो डायन डिक्लेरेशन है ये क्रेडिबल है, ठीक है, विश्वसनीय है, रिलायबल है, ट्रुथफुल है एंड वॉलंटरी मेड, स्वेच्छा से अगर की गई है तो ये डायन डिक्लेरेशन को हम कन्विक्शन का मुख्य आधार बना सकते हैं। ठीक? दूसरा है, ये कोई वीक कमजोर प्रकार का साक्ष्य नहीं होता है। ठीक? तीसरा ये है कि अगर ये डायन डिक्लेरेशन एक कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सवाल और उसके उत्तर के रूप में लिखा गया है, ठीक है, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष सवाल और उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इट इज़ द बेस्ट डिक्लेरेशन और ये बहुत रिलायबल होगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो होता है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन से फॉर्म में है तो और भी बेस्ट है। तो ये ऐसा डायन डिक्लेरेशन इज श्योरली बी मेड सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन, यानी कन्विक्शन का वो मुख्य आधार बन सकता है अगर वो प्रश्न उत्तर के तौर पे है तो, मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्डेड किया है तो। ठीक है, और लास्ट है कि जो डीडी जो है ये और ज़्यादा रिलायबल भरोसे का हो जाता है अगर ये बता दे कि जो व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट किया है और किस परिस्थिति में उसने किया है। अगर ये पता चल जाए कि किस परिस्थिति में उस मृतक व्यक्ति ने कोई अपने स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट उसके डेथ कायद की वजह को बता रही है, तो ये और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ उसने स्वेच्छा से ये स्टेटमेंट दिया हुआ, कोई दबाव में नहीं दिया हुआ है। ठीक, और लास्ट है कि इसका इस्तेमाल सिविल मामले में या क्रिमिनल मामले या दीवानी या फौजदारी मामले दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, भले ही वो डेथ की संभावना ना हो और ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं होने वाला है, यानी कि भविष्य में कोई ऐसी डेथ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, और तो भी स्टेटमेंट अगर आज दे दी गई है और वो उसके बाद भी जीवित रहता है, घटना नहीं घटित होती है, तो वो स्टेटमेंट फिर भी रिलायबल हो सकता है और उसको कॉर्पोरेशन में सेक्शन 157 में या कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ लेटर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 145 में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, डायन डिक्लेरेशन को जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल के तौर पर अगर बात करें तो इसे हम डायन डिक्लेरेशन को 104 में बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू मेक एविडेंस एडमिसिबल के अंतर्गत ट्रू साबित कर सकते हैं, सच साबित कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ सेक्शन 158 में हम इसी डायन डिक्लेरेशन को फॉल्स भी साबित कर सकते हैं, यानी जिसको नुकसान हो रहा है डायन डिक्लेरेशन से वो उसे फॉल्स साबित करे और जिसको इस डायन डिक्लेरेशन से फायदा हो रहा है तो 104 में वो ट्रुथ ऑफ डायन डिक्लेरेशन को साबित करे। ठीक है, और आगे देखें तो ये ऐसा डिक्लेरेशन जो है किसी के समक्ष किया जा सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर हो या मजिस्ट्रेट हो या डॉक्टर हो या प्राइवेट पर्सन हो या फैमिली का कोई भी सदस्य, इवन सर्वेंट के समक्ष भी ऐसा मृतकालीन घोषणा की जा सकती है और वो ट्रुथ है, रिलायबल है, वॉलंटरी मेड किया हुआ है, तो दैट मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ओके, डायन डिक्लेरेशन जो है वो कन्विक्शन का आधार बन सकता है अगर वो क्रेडिबल, रिलायबल, ट्रुथफुल एंड वॉलंटरी मेड है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी कि वो डिक्लेरेशन जो मेकर है जिसने डिक्लेरेशन किया हुआ है वो सक्षम था या नहीं था, इसकी भी टेस्टिफाइड नहीं की जाएगी अगर ये मान लिया जाए और ये पाया जाए कि डीडी जो है क्रेडिबल है, भरोसेमंद का है, रिलायबल है, ट्रुथफुल है, वॉलंटरी मेड है, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द मेकर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर देखिए कि ये जो साक्ष्य है डायन डिक्लेरेशन ये एक मौलिक साक्ष्य होता है। ठीक है, यानी फंडामेंटल एविडेंस की तरह काम करता है और उसमें बस इतना है कि किसी प्रकार का शक शुबा नहीं होना चाहिए,
यानी कोई दबाव उसमें साबित नहीं होना चाहिए। एक केस है मुन्ना राजा वर्सेस एमपी 1976 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई इन्फॉर्मर जिसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाई है, ठीक है, और बाद में उसका देहांत हो जाता है, तो माना जाता है कि ऐसा इन्फॉर्मेंट का स्टेटमेंट को भी हम डायन डिक्लेरेशन मान सकते हैं। ठीक है। अब आपके समक्ष कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं रिलेटेड टू द डायन डिक्लेरेशन। पहला है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये हेल्ड किया गया है कि ये डायन डिक्लेरेशन जो है किसी भी कन्विक्शन का सोल बेसिस यानी फाउंडेशन माना जा सकता है, बशर्ते साबित हो जाए कि इस डीडी के साथ किसी प्रकार का कोचिंग या ट्यूटरिंग या कोई इन्फोर्समेंट या किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है, यानी वॉलंटरी मेड है, तो इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। उसी तरह से दूसरा केस है कौशल्य व स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ये कहा गया है कि ये डायन डिक्लेरेशन सिविल क्रिमिनल दोनों मामलों में इस्तेमाल हो सकता है, जहां पर पर्सन्स डेथ बिकम अ पॉइंट ऑफ इशू। फैक्ट इशू जो है किसी व्यक्ति का डेथ है, तो वहां पर ये डायन डिक्लेरेशन भी इस्तेमाल हो सकता है, भले ही सिविल हो या क्रिमिनल हो। ठीक। और कोन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, मैंने आपको बताया कि डायन डिक्लेरेशन इंडिकेशन के मामले में या साइन और गेस्चर के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट केस लॉ है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सेड ट्रांजैक्शन, जो अलग अलग ट्रांजैक्शन है जो हुए हैं, तो उसको भी हम डायन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो सारे परिस्थितियां का जो संग्रह है वो अगर किसी व्यक्ति की मृत्युकालिक की तरफ ले जाती है, तो सारे परिस्थितियों को हम डायन डिक्लेरेशन का पार्ट मानेंगे एंड इट वुड अमाउंट टू अ डायन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक। अब मृत्युकालीन घोषणा का साक्ष्यक मूल्य क्या है, यानी एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डायन डिक्लेरेशन क्या है, वो हमने दी हुई स्लाइड पे 7 ग्राउंड्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, पहला ग्राउंड क्या है कि डायन डिक्लेरेशन जो है वो कन्विक्शन का मुख्य आधार हो सकता है अगर वो पहला एग्जॉस्टिव इन नेचर है, यानी कंप्लीट है अपने आप में, कोई शक शुबा उसमें पैदा नहीं हो रहा है। दूसरा, जिस समय ये घोषणा किया जा रहा था उस समय जो मेकर है या डिक्लेरेंट है जिसने घोषणा की है वो कॉन्शियस था, यानी कि होशोहवास में बोल रहा था। तीसरा, कि वो जो स्टेटमेंट है वो ये बताना चाहिए कि उसका डेथ कैसे हुआ, यानी डेथ के कारण का जिक्र करना चाहिए, होना चाहिए उसमें। ठीक। चौथा है कि जो डेथ का है वो मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, यानी अगर कोई कारण बताया है डेथ का, मृतक का, तो वो मृतक होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे सेक्शन 136 पैरा सेकंड में लिखा हुआ है। फिर पांचवा है कि जिस समय ये घोषणा की जा रही थी उस समय उसके पास क्या क्या अवसर थे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी जिसमें ये, या क्या परिस्थिति थी जिसके आधार पे और जिससे मजबूर होकर के उसे ये घोषणा करना पड़ा। ठीक। फिर डीडी की संख्या कितनी थी, एक है या एक से अधिक है, तो उसको भी चेक किया जाएगा। फिर उसकी प्रकृति कैसी थी उस डीडी का, डायन डिक्लेरेशन का। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि किस समय पे और किस जगह पे ऐसी घोषणा की गई, मृतकालीन घोषणा का समय और जगह, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। और छठा है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि मृतकालीन घोषणा किसी प्रकार से हेरफेर न की गई हो, किसी प्रलोभन में न दी गई हो, किसी को बचाने के लिए न की गई हो। ठीक है। और लास्ट है, इससे संबंधित जितनी भी परिस्थितियां हैं उसको भी हमें देखना होगा। अगर ये सातों पॉइंट अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो ये डायन डिक्लेरेशन जो है किसी भी आरोपित व्यक्ति को सजा देने के लिए सफिशिएंट है और कंप्लीट। अब डायन डिक्लेरेशन का मैंने पहले जिक्र किया हुआ है कि अगर जिसने ये घोषणा किया है अपने कारण को बताते हुए कि मेरा
मृत्यु कारित इससे हो सकता है, और फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश अगर उसका देहांत नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन 145 में कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई भी फर्दर स्टेटमेंट में जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोरबोरेशन अंडर सेक्शन 157 में किया जा सकता है। यानी कि वो स्टेटमेंट बेकार नहीं हो जाएगा बल्कि किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आइए मुख्य अंतर देखते हैं कि हमारे इंडियन लॉ में और इंग्लैंड लॉ में क्या अंतर है रिलेटेड टू द डाइंग डिक्लेरेशन। तो पहला है कि इंडिया में ये सुसंगत है इवन when the declarant was not under expectancy of death, भले ही उसकी डेथ की संभावना ना भी हो तो भी ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ सुसंगत माना जाता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। The declarant should have been under expectation of death, उसको आशंका होनी चाहिए कि उसकी डेथ कायद हो सकती है, तभी ये declarant इस्तेमाल होगा इंग्लैंड में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी है, डेथ कायद होने की संभावना नहीं भी है तो भी ये स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, सुसंगत है। ठीक, सेकेंड डिफरेंस है, इंडिया में इट इज एप्लीकेबल इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बोथ, सिविल में क्रिमिनल दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज वेल एज ऑल काइंड्स ऑफ डेथ, आइदर इट मे बी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड यानी CH, सुसाइड और डाउरी डेथ, कहीं भी डेथ हुई हो पूरी इंडियन पेनल कोड में वहाँ हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, खासकर तब जब आरोपित व्यक्ति पर यह आरोप लगा हो कि उसने मर्डर किया है या मानववध किया है। ठीक है, और कहीं भी इस्तेमाल इंग्लैंड में नहीं होता है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।